हमें स्टार्ट करना था वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन स्फेरिकल मिरर, राइट? ठीक। तो जैसा कि हमने प्लेन मिरर में स्टडी किया है, देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। एक वेलोसिटी है along the principal axis और दूसरा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। So there are two components of velocities. There are two components. थोड़ा पास करेंगे क्योंकि ये चीज हम पहले कर चुके हैं प्लेन मिरर में, वही हम यहाँ पर स्फेरिकल मिरर के लिए करना चाह रहे हैं। तो जहाँ कंसेप्ट समझ में आए वहाँ डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा हम पास करते हैं। There are two components of velocities. First है the component of velocity which is parallel to the principal axis. The component of velocity which is parallel to the principal axis. Right? दूसरा है the component of velocity which is perpendicular to the principal axis. राइट। यदि हम बात करें ए पार्ट की, तो यदि ये कोई भी स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव कॉन्वेक्स कुछ भी ले सकते हैं हम। ये आपका मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है, कहीं इमेज रही होगी, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ये अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ही है, और बी जो है वो इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस, और यू जो है वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो जल्दी से। अच्छा, यदि और स्पेसिफाई करें तो जो इमेज डिस्टेंस है वो सब मेजरमेंट कहाँ से हो रहे हैं? पोल से हो रहे हैं, मतलब मिरर से हो रहे हैं। तो बेसिकली यदि मोर प्रिसाइज तरीके से बोलो तो विद रिस्पेक्ट टू मिरर है, विद रिस्पेक्ट टू मिरर, विद रिस्पेक्ट टू मिरर, और ये भी विद रिस्पेक्ट टू मिरर है, क्योंकि सारे मेजरमेंट मिरर के रेफरेंस को मानते हुए किए जा रहे हैं। और ये कंपोनेंट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस है। जल्दी बोलो, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट। गुड। यदि मैं बात करूं तो डी यू बाई डी टी, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज होगा, तो ये आएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। कौन सा कंपोनेंट? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जल्दी बोलो, इससे समझ आ रहा है? ऑब्जेक्ट along parallel to the principal axis, principal axis
with respect to mirror। ऐसे ही मैं डिफाइन कर सकता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज, वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू मिरर। जल्दी बोलो, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। अच्छा, अब यदि हम बात करें तो मिरर फॉर्मूला जो है हमारे पास, मिरर फॉर्मूला वो है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, राइट। तो यहाँ से ये फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ तो क्या है, कांस्टेंट है किसी भी मिरर के लिए। यदि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो v वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा तो इमेज का पोजीशन भी चेंज होगा। इसको यदि टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो ये हो जाएगा -1/v² dv/dt और ये -1/u² du/dt इक्वल टू 0। ये जो देगा, ये देगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो देगा ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट देगा विद रिस्पेक्ट टू मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें तो ये देगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर पैरेलल is equal to -v²/u² velocity of object with respect to mirror parallel component। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बोलो। और कई बार मैग्निफिकेशन हमें गिवन होता है, तो मैग्निफिकेशन मैंने क्या निकाला था, -v/u निकाला था, -m²। हाँ, तो इसको यदि मैं यहाँ पर लिखूं तो इसको क्या कर सकता हूँ, m² कर सकता हूँ, कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर पैरेलल कंपोनेंट। बाकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस कौन सा पैरेलल कंपोनेंट, वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पैरेलल कंपोनेंट इज इक्वल टू -v²/u² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल कंपोनेंट की। हाँ बोलो 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 सर, उसमें ऊपर आपने वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों जगह लिख दिया है, नीचे वाला इमेज है। हाँ ये इमेज माइनस वेलोसिटी, ये पैरेलल कंपोनेंट ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पैरेलल कंपोनेंट। क्या ये एक्सप्रेशन क्लियर है, जल्दी बोलो। एग्री और नॉट, जल्दी बोलो फटाफट एवरीवन। यस। पहला नोट 1, क्या इस सिमिलर रिलेशन विल होल्ड ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, यस और नो। Similar relation hold true
for acceleration also. Second, we have to put given parameter with proper sign, बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन है तो बता दो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते। मेरे एंड से कंप्लीट है। दिख रहा है ठीक से बेटा? यस सर। मिटाओ। समझ में आ गया है? कुछ तो बोलो, शांत बैठ जाते बिल्कुल सभी। यस सर। तो लॉजिक समझो, एक्सप्रेशन कोई भी आते रहे उससे हमें क्या लेना देना, ठीक है? जैसा प्लेन मिरर में किया था, क्या बिल्कुल वैसा ही हमने वही प्रोसेस यहाँ भी फॉलो किया है कि नहीं किया है? एक्सप्रेशन अलग अलग होते रहेंगे, क्या दिक्कत है? वो होने दो। समझ पा रहे हो? रिलेट कर पा रहे हो? लॉजिक तो वही है ना अल्टीमेटली, कि हमें क्या देखना है? मिरर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? फिर उसको फर्स्ट डेरिवेटिव वेलोसिटी देगा, सेकंड डेरिवेटिव आपका क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। वही प्लेन मिरर में किया था, वही यहाँ पर स्फेरिकल मिरर में कर रहे हैं। अब हम बात करें द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बी पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि हमें पता है, कोई भी मिरर ले लो, स्फेरिकल में कोई भी तरह की बात करें, आप स्फेरिकल की बात कर रहे हैं। ये मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये हाइट, ये ऑब्जेक्ट है तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। और ऐसे ही कहीं भी इमेज इधर भी बन सकती है, दिखाने के लिए बस कह रहा हूँ। ये क्या है? हाइट ऑफ इमेज। जल्दी बोलो, ये हाइट ऑफ क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये क्या है? हाइट ऑफ इमेज। जल्दी बोलो। यस सर। राइट। अब आप ही बताओ, हम बात कर रहे हैं द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो डी एच ओ बाई डी टी क्या देगा हमें? जल्दी बोलो। सर VOM परपेंडिकुलर velocity of object with respect to ground, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस को रेफरेंस मानते हैं। ग्राउंड कौन सा कंपोनेंट? परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस।
इसको रिप्रेजेंट करें वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलरली dhi by dt ये देगा वेलोसिटी ऑफ इमेज। लॉजिक समझो, बाकी तो एक्सप्रेशन कुछ भी आते रहे, क्या फर्क पड़ने वाला है। रिस्पेक्ट टू ग्राउंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसको वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अच्छा, अब इसको रिलेट करना है तो हमें रिलेशन पता है, मैग्निफिकेशन, मतलब HI/HO इज इक्वल टू माइनस V/U। एग्री और नॉट, जल्दी बोलो। यस सर। यदि मैं इसको ऐसे लिखूं, HI इज इक्वल टू माइनस V/U इंटू HO, ठीक है। चलो, और V/U आपका क्या है, M, तो इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूं, HI इज इक्वल टू माइनस M HO। डिफ्रेंशिएट करें तो dHI by dt इज इक्वल टू, यहाँ पर दो चीजें हैं, जरूरी थोड़ा है मैग्निफिकेशन कांस्टेंट है। U और VG तो चेंज हो सकते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट के चेंज हो सकते हैं, नहीं हो सकते। यस। हाँ, तो दो चीजें हैं, तो फर्स्ट पैरामीटर को मैंने छोड़ा, दूसरे को डिफरेंशिएट किया, तो dSO by dt, फिर क्या किया, माइनस, ये माइनस, यही वाला माइनस है, दूसरे को छोड़ा और पहले को डिफरेंशिएट किया, dm by dt, तो ये देगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू माइनस m, ये देगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड परपेंडिकुलर माइनस HO, और ये dm by dt। चलो आगे देखते हैं। जिस इंस्टेंट पे हमें निकालना होगा तो m का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, m इज इक्वल टू हमारे पास है माइनस V/U। इक्वेशन फर्स्ट ये बन गई, इक्वेशन सेकेंड ये बन गई। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है हमें, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रख देंगे, मैग्निफिकेशन का वैल्यू मतलब माइनस V/U रख देंगे, और dH by dt, सॉरी dm by dt का जरूरत पड़ेगा, तो dm by dt भी निकालते हैं। तो m इज इक्वल टू, एक्सप्रेशन बना के रख लेते हैं, वहां से पुट कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो मैं एक्स बना के छोड़ दूंगा, बस लॉजिक समझो इसलिए बोल रहा हूँ, माइनस V/U, इसको डिफरेंशियल टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dm by dt इज इक्वल टू माइनस v, फर्स्ट पैरामीटर को छोड़ा और दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये प्लस हो जाएगा और ये डिवाइड बाई u स्क्वायर हो जाएगा, और du by dt, क्या यही होगा, जल्दी बोलो। फिर माइनस तो है ही, और दूसरे को छोड़ा और पहले को डिफरेंशिएट किया, मतलब ऊपर वाले को dv by dt, जल्दी बोलो। प्रोडक्ट रूल या डिवीजन रूल कह लो, जो कहता है। सर एक चीज बता दीजिए, हाँ m इज इक्वल्स टू माइनस V/U। हाँ, ओके, तो पहला आपने क्या लिखा है, HI इज इक्वल्स टू माइनस V/U HO। हाँ तो सर उसके ऊपर देखिए, आपने लिखा है, नहीं, वो नहीं राइट साइड में। हाँ हाँ, बोलो ना, बोलो, तुम बोलते जाओ।
सर तो वहां पे माइनस एम नहीं होगा, वहां पे प्लस एम होगा क्यों होगा? सर, बिकॉज माइनस वी बाई यू की वैल्यू एम है। अरे यार, मैंने इसको इससे इक्वेट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? ये दो रिलेशन है। सर माइनस वी बाई यू की वैल्यू एम है। अरे महाराज, तो मैं एच आई तो थोड़ा लिख रहा हूँ, मैं तो एम इज इक्वल टू ये लिख रहा हूँ भाई। मैं राइट साइड की बात कर रहा हूँ, राइट साइड। एच आई इज इक्वल्स टू माइनस एम एच ओ। अच्छा अच्छा, इसकी बात कर रहे हो क्या? यस यस सर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ हाँ, ये सही बोल रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको प्लस कर लो, गुड, सही। ठीक है, जल्दी बोलो। यस ये समझ में आ गया? यस। ठीक है, इसको अब मैं लिखूं, इसको फर्दर लिखूं तो dm बाई डी टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, इसको ये v डिवाइड बाई u स्क्वायर, और ये d, ये क्या है, डी यू बाई डी टी है ना, डी यू बाई डी टी। और डी यस यू बाई डी टी का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ यू ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, और कौन सा u, पैरेलल कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट, और माइनस, इधर u कर दूं, ये v है ये u है, मैंने u स्क्वायर बुक नीचे ले लिया ना कॉमन, इधर u स्क्वायर है तो u स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और इसको ये dv बाई dt है, तो लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर पैरेलल कंपोनेंट। और एक इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी, इसको बोल देंगे इक्वेशन थर्ड। तो जब यदि हमें ये निकालना है तो dm बाई dt निकाल के यहाँ रखना पड़ेगा, m का वैल्यू यहाँ से रखना पड़ेगा फर्स्ट से, और HO का वैल्यू हमें गिवन होगा। तो ये तीन रिलेशन हमारे पास जो चाहिए हम निकाल, जल्दी बोलो। तीनों रिलेशन क्लियर है? यस और नो, एक बार आंसर दो जल्दी से। यस सर। यस। हाँ, तो ये बड़े बड़े एक्सप्रेशन में मत जाओ, लॉजिक समझो आप कि क्या निकालना है। प्रोसेस एक बार क्लियर है, आप ये सोचो कि हमें निकालना क्या है, तो कैसे रिलेट करते जाओ रिलेट। फाइनल नोट वही है आपका, क्या? वी हैव टू पुट known parameters with proper sign, क्लियर है बेटा? देखो बाकी लोग भी ध्यान दो, इसने ये ध्यान दिया है कि ये माइनस नहीं होना चाहिए यहाँ पे, थोड़ा ध्यान रखो आप लोग भी, बाकी लोग भी। वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट समझ में आया? कहो यस यस गुड। एक बार चेक कर लूं मिरर में कुछ छूट तो नहीं रहा। सर ये लास्ट वाली इक्वेशन कैसी की? इक्वेशन थर्ड। कौन सी बात? ये इक्वेशन थर्ड। यस सर। हाँ, तो ये है ना, इसको डिफरेंशिएट टाइम के रिस्पेक्ट मैग्निफिकेशन।
ओके सर। सर हाँ सर संडे के बोलो टेस्ट बोलो। का सिलेबस बता दिए। संडे के टेस्ट का सिलेबस है, बाकी लोग भी लिख लो, एसी, ईएमआई और ये ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स जो पढ़ रहे हैं, जहां तक हो पाएगा वहां तक तैयार रखो। सर ये वेलोसिटी तक ही रखिए फिर। हाँ अब ऐसा कुछ नहीं है, तैयार रहना है। जब जज को देखकर इसको मैं चेक कर लूँ कुछ छूटा तो नहीं है। सर कौन कौन से रिलेशन यूज करने पड़ेंगे सर? थर्ड इक्वेशन जो है उसको सेकंड में रखना होगा ना? हाँ अब निकालना, यदि हमें वी आई जी परपेंडिकुलर है तो एम रखना पड़ेगा फर्स्ट से और डी एम बाई डी टी रखना पड़ेगा थर्ड से। यस। मैग्निफिकेशन में बता ही चुका हूँ। मैग्निफिकेशन हो गया है, रेट फॉर्मेशन वगैरह कर चुके हैं। ठीक है, तो जो स्फेरिकल मिरर में पढ़ना था हमने कंप्लीट कर लिया, बाकी तो क्वेश्चन थी। ठीक है, सब कंसेप्ट समझा चुका हूँ। क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन तुम लोगों को अलग से भेज दूं, प्रैक्टिस कर लोगे या भी कराऊं? सर कोई डीपीपी बना दीजिए अच्छी सी। चलो यार, भेज दीजिएगा सर। चलो ठीक है, भेज दूंगा। ठीक है, तो आपका मिरर कंप्लीट हो गया है, रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो गया है। मैंने सर चेक अब कर लेंस लिया, करेंगे। कुछ भी नहीं छूटा है मिरर में।
मिरर हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन शुरू कर ही देते हैं, चलो। तो फेज 2 में आ जाते हैं, रे ऑप्टिक्स में, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन। चलो शुरू करते हैं। एक मिनट, हाँ सर, क्लास ले रहा था। हाँ हाँ, ठीक ठीक। हाँ बेटा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में भेज दूंगा, वो प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और सर, ओके। उनके सॉल्यूशन के साथ भेज दूंगा। तो हाँ, मिरर वाले सर कितने बाकी क्वेश्चन? लास्ट 8-10 क्वेश्चन तो कम से कम आज भेज ही दूंगा, इंपॉर्टेंट जो है, जो इससे रिलेटेड कंसेप्ट ताकि कवर हो जाए। तो बाकी वैसे थ्योरेटिकली सब कुछ करा चुका हूँ मैं, पर इनके एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन कर लोगे तो थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, बाकी मिरर से रिलेटेड प्रॉब्लम मॉड्यूल आपके पास है, एचटी वर्मा आपके पास है। मिरर वाले क्वेश्चन शुरू कर दो, रिफ्रैक्शन छोड़ के, रिफ्लेक्शन वाले सारे प्रॉब्लम एचटी वर्मा से मॉड्यूल से बिल्कुल शुरू कर दो। ठीक है ना? टेस्ट में रिफ्रैक्शन नहीं आएगा ना? चलो रिफ्रैक्शन छोड़ देता हूँ, चलो ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक रहने दो। यस सर। ठीक है, Yes. चलो। तो मॉड्यूल से एचटी वर्मा से क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर दो। बिल्कुल क्लियर, पूरा कंप्लीट हो गया है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आपको। सर अभी ऑप्टिक्स में क्या क्या है बच्चा? रिफ्रैक्शन बचा है, रिफ्रैक्शन के बाद फिर आपका वे ऑप्टिक्स। वे ऑप्टिक्स में ज्यादा टाइम लगना है नहीं है, एक लेक्चर का काम है। रिफ्रैक्शन में ही थोड़ा बहुत 3-4 लेक्चर लग जाए। हाँ, इसका तो लग ही जाना चाहिए। बाकी उसके बाद फिर मॉडर्न फिजिक्स। अब तुम्हारे एंड का काम शुरू हो रहा है, मैं जिसकी प्रैक्टिस कर पाओ करते जाओ, टाइम बचा नहीं है। अभी आगे प्री बोर्ड, रीबोर्ड, स्कूल का कुछ हो गया तो फंस जाओगे। जितना टाइम है अच्छे से बिल्कुल प्रैक्टिस करते जाओ। पुराना थोड़ा टाइम निकाल के रखो, करंट को 100% करते जाओ, पुराना भी थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करते जाओ। 11th का या 12th का जो पुराना हो गया है, काफी पहले वाली चीजें सब करते जाओ, करंट छोड़ना नहीं है। चलो शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में जनरल कंसेप्ट तो मैं समझा ही चुका हूँ आपको। ठीक है ना, वो जो पहला लेक्चर था जिसका वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसका पता नहीं कहाँ मिस हो गया, तो वहां पर जनरल कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन तो समझा ही दिए थे, याद है? यस। हाँ, कि रिफ्रैक्शन में होता क्या है, नॉर्मल टुवर्ड्स नॉर्मल, डेविएट होते अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो वो जनरल चीज है। हम स्नेल्स लॉ वगैरह वहां पर डिफाइन कर चुके हैं, तब स्नेल्स लॉ बताने की जरूरत तो है नहीं। तो जनरल एनालिसिस में वो सारा हम रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जनरल कंसेप्ट में हम डिस्कस कर चुके थे। तो मेन कंसेप्ट पे आते हैं। इसमें से पहला जो हमें पढ़ना है, apparent depth of an object, first concept। apparent depth
डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी बोल सकता हूँ या बोल सकता हूँ डेप्थ ऑफ इमेज, एक ही बात। एपरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, जैसा ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट हो रहा है मतलब वो उसका क्या है, इमेज। yes डेप्थ ऑफ इमेज, ठीक है। और भी चीजें हम इसमें डिस्कस कर लेंगे, जो भी होगा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कंसेप्ट समझो क्या है, ध्यान से। मान लेते हैं एक ये स्लैब है, और ये क्या, इसका आवाज कहाँ से आ गई? स्मॉल एच, म्यूट कर दो बेटा, म्यूट कर दो, आवाज आ रही है। म्यूट कर दो। सर अटेंडेंस वाले हैं। अच्छा, हो गई अटेंडेंस? बनाओ फिगर, बनाओ फिगर, बनाओ, मैं समझाता हूँ। फिगर बना लो, फिगर दिख रहा है ठीक से? Yes. सर ये आपने आर और आई के बीच में क्या लिखा है? किसके बीच में? सर जो एंगल बनाए आर और आई। ये सर, ये आई है, क्यू ये जैसा। आर है, ये क्यू है, इस पॉइंट को क्यू बोला। ओके सर।
सर हो गया। ठीक, पहले तो समझ लेते हैं है क्या बेसिकली। ये बाहर साइड का रिफ्रैक्ट इंडेक्स म्यू 1 है और ये एक स्लैब मान लो, कुछ भी मान लो, उसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स म्यू 2 है और स्लैब के बॉटम में एक ऑब्जेक्ट, बंदा यहाँ से देख रहा है, ये ऑब्जर्वर है, तो रे ऑफ लाइट ऐसे गई और रिफ्रैक्शन हुआ, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हुई है, टुवर्ड्स नॉर्मल भी हो सकती थी, मैंने एक सिचुएशन को कंसीडर किया है, ठीक है। तो हो सकता है ये रेयर रहा होगा, ये डेंसर रहा होगा। इसको एक्सटेंड किया तो लग रहा है जैसे यहाँ से आ रही हो ऑब्जर्वर के पास, तो ये पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएगी, राइट। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस माना, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये बाकी पी आई क्यू ये पॉइंट हैं, ये एच है एक्चुअल डेप्थ ऑफ स्लैब, ठीक है। और फ्रॉम सरफेस ऑफ द स्लैब, ये सरफेस ऑफ द स्लैब है, सरफेस ऑफ स्लैब, ठीक है। सब मेजरमेंट सरफेस से कर रहे हैं, तो स्मॉल ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेप्थ ऑफ इमेज फ्रॉम सरफेस ऑफ द स्लैब, या फिर अपीरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सरफेस ऑफ द स्लैब, एक ही बात हो गई। अच्छा, तो क्या ये समझ में आया सारे पैरामीटर का मतलब? यस। चलो, तो पहले एक काम करते हैं, लिख लेते हैं सबका मतलब पहले। μ1 है, लिखो, μ1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम where observer is present, where मैं आउटसाइड भी बोल सकता था, आउटसाइड से बहुत क्लियरिटी नहीं आती, तो हम बोलना बेटर तरीका ये है जहां पर ऑब्जर्वर, जिस मीडियम में ऑब्जर्वर है, μ2 रिफ्रैक्टिव मीडियम where ऑब्जर्वर इज प्रेजेंट, μ2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, बहुत ध्यान से सुनना, ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सारे पैरामीटर क्लियर हो गए? जल्दी बोलो। यस सर। अब सुनो, थोड़ा सा हो सकता है इमेजिन ना कर पा रहे हो चीजों को, विजुलाइज ना कर पा रहे हो, तो बहुत कॉमन सा एग्जांपल है जो आप देख सकते हो। जब भी सुबह नहाने वहाने जाते हो, बाल्टी में देखा ये सबने, खाली बाल्टी में ज्यादा डेप्थ लगता है, जब पानी भर जाता है तो उसका बेस लगता है ऊपर आ गया, लगता है नहीं लगता? जब एक्चुअल में हाथ धरो तब पता चलता है वो ज्यादा गहरा है, ऐसा फील, ऐसा ऑब्जर्व किया नहीं किया? यस यस हाँ, और जैसे स्विमिंग पूल वगैरह में देखते हो तो जो बेड ऑफ द पूल होता है, जब खाली होता है तो ज्यादा गहरा लगता है, जब पानी भरा होता है तो लगता है ये तो कम गहरा है, जब उतरते हैं तब पता चलता है एक्चुअल में कितना गहरा है। यस और नो? यस। तो वही सिचुएशन है। मान लो स्विमिंग पूल था, बाहर से देख रहे थे तो हमें लग रहा है कि ये उसका बेड है, एक्चुअल में ये बेड है, एक्चुअल में डेप्थ ये है, लेकिन लग रहा है कितना गहरा। इमेजिन किया कि नहीं किया सिचुएशन? यस सर। ठीक, तो ये बेसिकली प्रैक्टिकल सिचुएशन है। ये तब होगा जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम देख रहे हैं वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, जहां से देख रहे हैं वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो जो एपरेंट डेप्थ होगा वो एक्चुअल डेप्थ से कम होगा। लेकिन यदि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया, तो टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाएगी और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम हो जाएगा। जब उसको एक्सटेंड करोगे तो इसके नीचे आएगा, आएगा नहीं आएगा? जल्दी बोलो। यस तो जो एक्चुअल डेप्थ होगा उससे भी ज्यादा दिखेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। अगर हाँ। म्यू1 डेंसर होगा ना, हाँ हाँ, तब की बात है।
तो वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। ऐसा नहीं है कि एपरेंट डेप्थ हमेशा एक्चुअल डेप्थ से कम ही हो, वो डिपेंड करेगा μ1 और μ2 पर। बात समझ में आई मेरी कि नहीं? यस सर, गुड। अब आ जाते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे। बाकी जो मुझे समझाना था लॉजिक क्या है यहाँ पर, क्या करना है, वो सब मैं बता चुका हूँ, शायद आप लोग इमेजिन कर चुके। अब आते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये भी एंगल ऑफ आई के बराबर होगा। बोलते जाओ। यस ये सर। एंगल आर है, तो क्या ये एंगल भी आर होगा? होगा सर। गुड। आगे हम एक जो स्नेल्स लॉ जो हमें पता ही है, कॉमन है, वो तो हम लिख ही लेते हैं। स्नेल्स लॉ यहाँ से यहाँ पहुंच रहे हैं, तो μ2 साइन ऑफ आई इज इक्वल टू μ1 साइन ऑफ आर। इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में? नो सर। गुड। यदि हम यहाँ पर देखें, आप ऑब्जर्व आपका कैमरा करो, ऑफ हो गया। वीडियो चला रही है। ठीक, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, POQ ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल POQ दिख गया? तो थोड़ा ब्लर लग रहा है। ये सब ब्लर हो गया है। मैंने, अरे वो एक्चुअली चार्जर ऑफ था, इसलिए चार्जर ऑन किया, मैंने कुछ किया थोड़ा ना उसमें कर दिया। आगे हो गया सर। आ गया सर। तो ट्रायंगल POQ दिख गया? यस यस सर। यदि मैं यहाँ पर tan I लिखूं, तो tan I हो जाएगा PQ डिवाइड बाई H। देखते जाओ, तो PQ इज इक्वल टू H tan I। इक्वेशन सेकेंड। ऐसे ही ट्रायंगल PIQ फिगर देखते जाओ अच्छे से। tan R अप्लाई करूं, तो tan R हो जाएगा PQ डिवाइड बाई PI मतलब A। तो यहाँ से PQ का जो वैल्यू आएगा वो आएगा A tan R। जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। From equation first and second, from equation second and third दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, PQ का वैल्यू ही है, तो A इज इक्वल टू लिख सकता हूं H tan I डिवाइड बाई tan R। इसी को लिख सकता हूं H इज इक्वल टू tan I को sin I अपॉन cos I, और नीचे tan R है, तो उसको लिख सकता हूं sin R और cos R। और यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को लिख सकता हूं sin I डिवाइड बाई sin R μ1 बाई μ2। ये H इंटू में रहेगा, तो H इंटू μ1 बाई μ2, तो sin I बाई sin R, ये sin I बाई sin R, तो sin I बाई sin R क्या हो रहा है? μ2 बाई μ1 हो रहा है। यस μ2 by μ1। μ2 बाई μ1। सर μ1 by μ2 हो रहा है। सर म्यू1 बाय म्यू2। μ1 by μ2 हाँ हो गया। हाँ μ1 बाई μ2 हो रहा है, ठीक है, सही लिखा। cos R डिवाइड बाई cos I
ये हमने लिखा कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को यूज किया, तो अल्टीमेटली ए का वैल्यू आ गया एट μ1 बाई μ2 cos r डिवाइड बाई cos i। तो ये हमारे पास आ गया एपेरेंट डेप्थ। सबका मीनिंग तो लिखवा चुका हूं। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और यदि मैं ऐसे लिखूं h माइनस ए, तो h माइनस ए क्या हो जाएगा, h माइनस ए, यदि a निकाल तो h माइनस ए भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना, जल्दी बोलो। नो सर। इसको बोल दूंगा एपरेंट शिफ्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, शिफ्ट, एपरेंट शिफ्ट, एपरेंट शिफ्ट, शिफ्ट। तो ये भी पूछा जा सकता है, तो सबका मीनिंग पता होना चाहिए। एपरेंट शिफ्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये टर्म भी पूछा जा सकता है। तो ये आ जाएगा, तो वो भी आ जाएगा। कॉपी करो फटाफट। समझ में आ गया, नहीं आ गया, जल्दी बोलो। सर आर और आई दिया होगा? बिल्कुल, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन दिया होगा, उसको निकालना पड़ेगा। तो अगर या तो आर और आई directly दिया है तो tan i बाई tan r डायरेक्टली लगा दो। हाँ बिल्कुल लगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं। ठीक है, यस सर। कॉपी करो। सर इसमें अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो रिजल्ट सिंपलीफाई होगा? अभी रुक जाओ, पहले इतना कॉपी करो। अभी मैं इसमें बहुत कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है, पहले इतना कॉपी करो, ठीक है ना, अभी खत्म नहीं। टॉपिक कर लिया तो मिटा दो। यस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैंने इस फिगर के लिए ये सब कहाँ से, सरफेस से निकाला है सारी चीजें। यदि यहाँ से देख रहा हूँ, यदि ये हाइट भी पता हो तो मैं यहाँ से बता सकता हूँ, ये और ऐड कर दूंगा, है कि नहीं, जल्दी बोलो। यस। अभी सब मैंने कहाँ से निकाला, सरफेस से निकाला। यदि यहाँ से पूछेगा तो ये लेंथ और ऐड कर दूंगा, नहीं कि? यस सर। गुड। अच्छा, तो इस फिगर के हिसाब से मैंने जो निकाला अभी, वो निकाला a इज इक्वल टू एट μ1 बाई μ2, ऊपर क्या था, cos r था, क्या था, cos r बाई cos i। cos r बाई cos i। ये हम इस फिगर के लिए निकाले। जनरली i और r हमें गिवन नहीं होता है, जनरली i और r हमें गिवन नहीं होता है, और वो एपरेंट डेप्थ वगैरह पूछता। तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो ऑब्जर्वर वो कहां से ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्व नॉर्मली, मतलब यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट के जस्ट ऊपर से, उसी लाइन में यहां से ऑब्जर्व कर रहा हो, यहां से ना देख रहा होगा, यहां से देख रहा होगा। तो I in general, I or R is not given, then we will assume observer is observing object normally, ये मतलब होता है उसका। तो इन जनरल, इंपॉर्टेंट नोट है, इन जनरल, तो 1 हो जाएगा cos r अपॉन cos i। बिल्कुल, इन जनरल I and R is not given, not given। तो ऐसा नहीं है, सोच में नहीं पड़ जाना है,
So not given. It implies that observer is observing object normally और नॉर्मली का मतलब क्या हुआ, जल्दी बोलो। एंगल आई 0 हो गया तो फिर एंगल आर भी क्या होगा, 0 डिग्री हो गया। तो cos आई इज इक्वल टू cos आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब ये कुछ इस टाइप की सिचुएशन रही होगी बाय डिफॉल्ट, यदि आई और आर नहीं गिवन है। ये एच है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये ए है जो हमें निकालना है, और वो डायरेक्टली ऊपर से देख रहा है ऑब्जर्वर। ये म्यू2 है, ये म्यू1 है, सारे मेजरमेंट सरफेस से कर रहे हैं। तो ए इज इक्वल टू एच म्यू1 बाई म्यू2, और यही आपने बहुत बार ये रिजल्ट पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा 10th में। तो इन जनरल क्वेश्चन इसी पर बेस्ड आएंगे, और ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, और ये बेसिक फिगर याद रखना है। और सारे मेजरमेंट कहाँ से हो रहे हैं, सरफेस से हो रहे हैं। तो ये होगा देखने का तरीका। एपरेंट डेप्थ निकाल रहा हूँ ऑब्जेक्ट का, मतलब इमेज पोजीशन निकाल रहा हूँ, म्यू1 से देख रहा हूँ, सरफेस से देख रहा हूँ। तो म्यू1 एज एक्चुअल डेप्थ इनटू म्यू1 बाई म्यू। ये फिगर के साथ ये रिजल्ट याद करो फटाफट। सर जैसे हाँ। हम एक सर्टेन एंगल पे देख रहे हैं तो रे डायग्राम से बता दीजिए सर, इसमें कैसे बताएंगे कि एपरेंट डेप्थ क्यों दिख रही है? इसमें भी रिफ्रैक्शन से, रिफ्रैक्शन एक ही रे लाइन हो जाएगी ना उसमें, लाइट एक ही रे थोड़ा निकल रही है बेटा, एक ही रे थोड़ा निकल रही है। देयर आर इनफाइनाइट रेज, ठीक है। तो यहाँ से भी जा रहा होगा, यहाँ से भी जा रहा होगा, मतलब ये ऐसे जा रहा होगा, ये गई ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे यहाँ पर मिली। यदि यहाँ से जा रही होगी तो ये ऐसे, और ये ऐसे निकल गई होगी। ऐसे बहुत सारी रेज होंगी। यस सर। अब बताओ कोई कंफ्यूजन है? ये कंप्लीट हो गया है, अब इसके एप्लीकेशन करने हैं तो उसको फिर और जनरलाइज करूंगा। अब बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई दिक्कत? अब बोलो कोई क्वेश्चन बचा है? सर एक चीज बता दिए सर, बोलो। वैसे बस क्वेरी है कि अगर हमको एंगल नहीं दिया हुआ तो मैं आई को कोई भी एंगल मान लूं, और म्यू1 और म्यू2 दिया होगा, तो उससे मैं आर का एंगल निकाल लूं, तो उससे भी एंगल निकाल नहीं आएगा। क्यों? अरे यार आई कुछ मानेगा तो जरूरी थोड़ा ना कॉस आर बाई कॉस आई सेम हो, वो 1 के बराबर ही हो। पहले ये बता मुझे। यस सर, ओके। नहीं, एक मिनट होगा होगा होगा। सर क्या? वो म्यू1 म्यू2 वैसे रिलेट कर देगा, वो हो जाएगा। ये हो जाएगा ना सर? ठीक है, हाँ। यस, मेरे को भी लगा। ठीक है, तो हमें यही आता है, नॉर्मली देखना है बस। यस। बाकी आई आर गिवन है तो आप पुट कर दो, कोई दिक्कत। मिटाओ। यस। ठीक।
अच्छा, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। देखो ये फॉर्मूला सबको याद होता है, 10th में भी ये फॉर्मूला है, लेकिन क्वेश्चन देखना कैसे अप्रोच करने। इस चीज को समझो थोड़ा सा। ये आपने देखा, ये ऑब्जेक्ट है, ये μ2 है, ये μ1 है। यदि ये मैं डिस्टेंस L1 बोल दूं और ये डेप्थ L2 बोल दूं, L2, और ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ऑब्जर्वर यहाँ पे है और ये ऑब्जेक्ट है। तो यदि मैं अप्रोच करने का तरीका समझूं, यदि मैं यहाँ से देखूंगा, सरफेस के जस्ट अंदर से देखूंगा, सरफेस के जस्ट अंदर से देखने का मतलब मीडियम चेंज नहीं किया है। क्या चेंज नहीं किया है? मीडियम चेंज नहीं हुआ है। मतलब जैसे आप क्लास में बैठे हो तो आप एक दूसरे को देख रहे हो, तो मतलब मीडियम चेंज नहीं है, ठीक है ना? तो आप दूसरों के बीच में तो आप बोलोगे कि तुम्हारा फ्रेंड कितनी दूरी पे, तो बोलोगे 5 मीटर है, तो वो वही एक्चुअल होगा, क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हुआ है, तो रिफ्रैक्शन भी नहीं हो रहा होगा, और रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा होगा तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज भी चेंज नहीं होगी। कोई दिक्कत है? नो, कोई दिक्कत ठीक नहीं। है। सर आपने किस चीज का बताया मीडियम चेंज नहीं हो रहा है? बेटा यहाँ से देख रहा हूँ मैं ऑब्जेक्ट को। अच्छा, ओके। ठीक है, तो कितना दिखेगा, कितना डेप्थ पे दिखेगा? वो L2 ही दिखेगा। यस। अच्छा, L2 दिखेगा। अब जस्ट आउटसाइड से देखो, मतलब मीडियम चेंज कर दिया मैंने। क्या कर दिया? मीडियम चेंज कर दिया, तो क्या दिखेगा? एक्चुअल डेप्थ कितना? L2। और कहां से देख रहा हूँ? μ1 से देख रहा हूँ। L1 दिखेगा। L1 कहाँ? L2 है बेटा। L2 तो नीचे था ना? अबे यार रुक जा। हाँ सर, ठीक है ठीक है। जस्ट सरफेस से देख रहा हूँ, μ1 से देख रहा हूँ, और कहां से मूव करके गया हूँ? μ2 से मूव करके गया हूँ, तो बाई μ2। क्या यही निकाला था मैंने अभी रिजल्ट? क्या यही रिजल्ट आया था? यस यस। पक्का देख लो, सरफेस से मेजरमेंट कर रहे थे, बस मैंने एच की जगह L2 लिख दिया है, बस। क्या यही रिजल्ट है? जल्दी बोलो। यस सर। और क्या लिखने का तरीका समझ में आया जो मैंने लिखा? यहाँ पर यहाँ से देख रहा हूँ तो L2। हाँ बोलो। हाँ सर, ये L2 और ये वाला डिस्क्राइब कर दीजिए जो आप बता रहे थे। बेटा सरफेस से जस्ट नीचे से देखूंगा तो एक्चुअली दिखेगा ना, मीडियम चेंज नहीं हुआ है। हाँ सर। और जस्ट ऊपर से देख रहा हूँ तो ये दिखेगा ना, एक्चुअल इनटू μ2, μ1 से देख रहा हूँ और μ2 से मूव करके गया, और यही ड्राइव किया था मैंने, यही मैंने ड्राइव किया था। यस सर। आप एच ए वाला रिजल्ट तो देखो, यही ड्राइव किया था नहीं किया था? यस सर, यही किया था। पक्का? यस सर। तो मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ कैसे देखना है। अच्छा, यहां से देखूंगा तो क्या मैंने मीडियम चेंज किया है? सर आपने मीडियम 2 नहीं चेंज किया, मीडियम 2 में ही है। हाँ, यहाँ तक पहुंच चुका था, फिर यहाँ से ऊपर जाऊंगा तो क्या मैं मीडियम चेंज कर रहा हूँ? नो सर। नहीं चेंज कर रहा हूँ, तो जो मुझे दिख रहा था वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ में L1 और ऐड करना पड़ेगा। जितना ऊपर जाएंगे उतना ऐड कर देंगे ना। बिल्कुल, L1 और ऐड कर दिया, तो it will be the apparent depth of object. Apparent depth of object from observer. ये सरफेस से नहीं है, from
ऑब्जर्वर। जल्दी बोलो, क्या सही है? और मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ वो समझ में आ रहा है आपको? यस सर। यस सर। समझ में आ गया? यस। अच्छा, चलो एक और देखते हैं। एक और देखते हैं। ये μ1 है, ये μ2 है, ये μ3 है, ये ऑब्जेक्ट है, ये L1 है, ये L2 है, ये L3। अच्छा, हम शुरू कहाँ से करते हैं? जहां पर ऑब्जेक्ट, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा होता है, यहाँ से देखूंगा, इस सरफेस के नीचे से देखूंगा तो कितना दिखेगा? डेप्थ L2 L3 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 देखना। यहाँ से देखा तो कितना दिखेगा? कितना? L3। और कहाँ से देख रहा हूँ? μ2 से देख रहा हूँ। और कहाँ से आया म्यू2 हूँ? बाय म्यू। μ3 से आया हूँ। क्या ये दिखेगा? यस सर। पक्का? सोच लो। यस सर। समझ में आया लिखने का तरीका? अच्छा, yes यदि यहाँ से देखूंगा तो कितना दिखेगा? जल्दी बोलो। sir सर L2 L2 plus plus L3 L2 L3 L3 μ2। भाई यार, इतना ये बुक में नहीं मिलेंगी चीजें, इसलिए ध्यान दो कि लिखने का तरीका। फॉर्मूला वैसे काम नहीं चलता है, अप्लाई नहीं कर पाओगे, भूल जाओगे। मल्टीपल सेलेक्ट कर दे तो पता ही नहीं पड़ेगा लिखें कैसे। सर म्यू1 बाय आएगा? म्यू2 नहीं होगा? अभी मीडियम कहाँ चेंज किया मैंने? अभी मैं यहाँ पर μ2 में अच्छा था हाँ। और यस सर। μ2 से ऊपर गया हूँ, μ2 पे ही तो मूव किया हुआ है। ओके ओके। पक्का? अब यहाँ से जस्ट उसकी सरफेस पे तो मैंने क्या कर दिया है? अब मीडियम चेंज कर दिया। तो यहाँ से देखने में ये था, नीचे से देखने पर ये था, तो ये एक्चुअल की तरह काम करेगा। तो एक्चुअल कितना हो गया? L2 प्लस L3 μ2 डिवाइड बाई μ3। ये एक्चुअल की तरह काम करेगा जैसा H काम कर रहा था। यस सर। और अब मैं कहाँ से देख रहा हूँ? μ1 से देख रहा हूँ। कहाँ से मूव करके गया हूँ? μ2 से मूव करके। तो क्या करूंगा मैं? μ1 बाई μ2। μ2। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? यस सर। यहाँ एक्चुअल की तरह काम कर रहा था ये, और यहाँ मीडियम चेंज हुआ है तो यहाँ एक्चुअल की तरह काम कर रहा है ये, एच की तरह। बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बोलो। और ये तो मीडियम, उसी मीडियम में मूव किए हैं तो वो तो ऐड हो जाएगा। सही है। मेरी बात समझे बाकी लोग? बैठे मत रहना यार, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, रिलेट करो। यस सर। यस सर। अच्छा, अब यदि मैं यहां से देखूं, यहां से देखूं तो क्या मैं अब मीडियम चेंज कर रहा हूं? नो सर। तो क्या लिखूंगा बोलो? सर L1 plus L ब्रैकेट में L2 plus L3 म्यू। L1 प्लस और ये और ऐड हो जाए, L1 और इसमें ऐड हो जाएगा। यस L2 प्लस L3 μ2 बाई μ3 इंटू μ1 बाई μ2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने क्या कर रहा हूँ, कैसे फॉर्मूला को अप्लाई करना है? यस सर। बात समझ में आ गई? अब जरा देखो, एक चीज और इंटरेस्टिंग दिखाता हूं। यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, चलो पहले इसको सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूं। यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूं और μ1 कॉमन ले लूं, तो μ1 कॉमन लूंगा तो मुझे मिलेगा L1 बाई μ1 प्लस L2 बाई μ2। यही मिला कि नहीं मिला? जल्दी बोलो।
जल्दी बोलो, एपरेंट डेप्थ, पहले वाले एग्जाम्पल। यस सर। अच्छा, जरा एक यहाँ पर भी इंटरेस्ट दिखाता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसको सिंप्लीफाई करको μ1 कॉमन ले लो, तो L1 बाई μ1 प्लस L2 बाई μ2 प्लस L3 बाई μ3, क्या ये मिला है? जरा देखो सिंप्लीफाई करके। सर लास्ट वाले में म्यू2 भी तो होगा। करके देखो बेटा, करके देखो, फिर बोलो। सर यस यही है। सर मेरी लाइट चली गई थी, एक बार बता दीजिए फिर से। अरे कुछ नहीं, इसको रीअरेंज करके लिख रहा हूँ μ1 कॉमन लेके, तो क्या ये लिख सकता हूँ? यहाँ μ1 कॉमन लिया तो क्या ये लिख सकता हूँ? यस सर यस। सोच लो। अच्छा यस सर। तो भाई कितना अच्छा हो गया, यदि मैं इस चीज को जनरलाइज कर दूं तो मैं याद करना भी आसान करवा दिया। अब क्या चाहिए? यदि ये है μ2 μ3 एंड सो ऑन μn, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, ये μ1 है, ये L1, ये L2, ये L3 एंड सो ऑन, ये Ln। तो ऑब्जर्वर से डिस्टेंस लिखूंगा, एपरेंट डेप्थ A इज इक्वल टू μ1 से देख रहा हूँ वो कॉमन लिया, और समेशन Li डिवाइड बाई μi, और n इज इक्वल टू 1 to n। क्या यही एपरेंट डेप्थ होगा? जल्दी बोलो फटाफट। यस सर। तो तुम्हारा वो काम भी हल्का कर दिया कि अब एपरेंट डेप्थ के लिए भी तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? जल्दी बोलो। यस सर। कोई कंफ्यूजन? और एपरेंट शिफ्ट निकालना है तो क्या कर दूंगा? सारे ऐड कर दूंगा और ए सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। L1 L2 L3 अप टू Ln ऐड कर दूंगा और ए से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो एपरेंट शिफ्ट मिल जाएगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? यस सर। भाई एक्चुअल माइनस एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू एपरेंट शिफ्ट। इतना समझ में आ गया तो बताओ जल्दी से। यस यस सर आ गया। चलो नेक्स्ट टाइम इसी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, नया नहीं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? चलो 2 लेक्चर और सही, 2 लेक्चर में ये ऑप्टिक्स खत्म कर दूंगा, रे ऑप्टिक्स। सर वेव भी। वेव नहीं, रे। उसके बाद के स्टार्ट करेंगे। फिर वेव